पाकिस्तानी किसी सूरत में जाए, भीख मांगता तो भीख मांगता ही रहता है। आम तौर पे जो लोग मांगने आते हैं, कहते हैं मैं लफ्ज मांगता इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बिलावल भुट्टो साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी को चमकाते रहे सिर्फ वहां जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद थी। जिन मुल्कों में मजहब और सियासत को मिलाया जाएगा वहां उसका नतीजा यही होगा। आप देखिएगा, पाकिस्तान को कोई पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो। हिंदुइज्म में जितनी दफा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। हमारी असल दीन की रूह है ना, उसमें अमल वो लोग कर रहे हैं और हम खाली हो चुके हैं। हम बाहर की जानिब देखते हैं, दुनिया की तरफ देखते हैं कि जी अब हमारी कुछ मदद कीजिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो आज इतनी भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, एक्सपर्ट्स की माने तो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर खड़ा पाकिस्तान आज अपनी हालात का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि दशकों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग व अन्य नापाक कामों में यह मुल्क इन्वॉल्व रहा है। अपने पड़ोसियों से खराब रिश्ते नाम की डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को पूरी तरह भिखारी बना दिया। इनके पूर्व पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। यह कथन आज पाकिस्तान में सच होता दिख रहा है। हालात यूं हैं कि आटे की कीमत आसमान छू रही है। एक वक्त आटे का एक्सपोर्टर पाकिस्तान आज दुनिया से आटे मांग रहा है। हाल ही में एक व्यक्ति की इस वजह से जान चली गई क्योंकि वो आटा लेने गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि वेडिंग मॉल, दुकानें जहां जहां बिजली का खपत होता है वो सारी चीज़ें रात 8:30 तक बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अरसे से पाकिस्तान में बिजली संकट भी गहरा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़ैन और बल्ब की प्रोडक्शन को भी रोक दिया है ताकि लोग को कोई ज़रिया न मिले कि वो बिजली खर्च कर सकें, जिससे स्टार्टअप और कंपनीज तबाह हो रही हैं। इस इकोनॉमिक क्राइसिस अनस्टेबिलिटी को देखते हुए काफ़ी ब्रांड्स पाकिस्तान छोड़ दिए हैं, जिनमें टोयोटा, सुजुकी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये हालत देखकर कोई दूसरा इन्वेस्टर भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। इसी बीच कंगाली तक पहुंच चुके पाकिस्तान को यूएन ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया और बाकी देशों को पाकिस्तान की आप बीती सुनाई, जिसपे कुछ देशों ने थोड़ा दिल बढ़ाकर पाकिस्तान को कुछ दान देने को कहा, जो लगभग $10 बिलियन बनते हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि जनता की मदद के लिए आए पैसे पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स और लीडर पचा जाएंगे। आज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की एक ही आवाज़ है, आखिर कब तक भीख पर चलेगा पाकिस्तान। आपके सवाल मांग रहा है कि सेलिब्रेट करो इस चीज को कि पाकिस्तान का जो बरादर मुल्क सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को और इमदाद देने जा रहा है, शायद दे दे। ये आपके सवाल का सेलिब्रेशन, एक इसके अंदर आप चाह रही हैं कि सेलिब्रेट किया जाए। मुझे बताइए, भीख मांगना सेलिब्रेशन मांगता है? तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को आज बहुत, मुझे तो कम से कम एक शर्मिंदगी के, कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में क्या किसी भी जगह पे डूब मरने का मकाम है। अब यूएई हो, कतर हो या सऊदी अरब हो, वो यहाँ पर एसेट्स खरीद रहे हैं, मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये मेरे हवाले करो, 3 अरब के एवज मैं तुम्हें दे दूंगा, 3 अरब तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये पावर प्लांट मेरे हो जाएंगे। कतर ये कह रहा है, यूएई कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और 3-4 एयरपोर्ट्स दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें इतने $1 बिलियन दे दूंगा। सऊदी अरब कह रहा है कि आईएमएफ से बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा। आरजू, मेरा क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें जो इन डॉलरों को पाकिस्तान रोक के रखेगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें, इंक्लूडिंग अदलिया, जो इंसाफ कर रही हो या अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड हो। तो फिर ये डॉलर क्यों आएंगे पाकिस्तान और क्यों रुकेंगे पाकिस्तान? ये क्यों पहुंचेंगे सैलाब ज़दगान पे? आज किसी टीवी प्रोग्राम, किसी टीवी का एंकर को बात कर रहा है सैलाब ज़दगान की, किसी न्यूज़पेपर के अंदर सैलाब ज़दगान की जिक्र हो रहा है? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं। आपको मैं कई दफा कह चुका हूं आरज़ू, आपके प्रॉब्लम मुआशी और सियासी नहीं है, आपके इखलाकी प्रॉब्लम, इखलाकियात खत्म हो चुकी। इस वक्त हमारे जो मिस्टर हैंडसम है, बार बार कल परसों फिर वो शोर यही डाल दें, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। मैं ये कहता हूं, अगर आपके इलेक्शन कराने से करप्शन रुक सकती है तो दिन में 3 दफा इलेक्शन कराएं भाई। खान साहब, मुझे सिर्फ ये एक सवाल आपसे ये पूछना है, इलेक्शन करा के आपके पास कोई एक भी नया बंदा आगे आएगा? कोई एक बंदे नए ने आपकी पार्टी ज्वाइन की हो तो आप बताएं नहीं जी ये बहुत बड़ा पीएचडी इकोनॉमी करके आया, इकोनॉमिक्स करके आया है, ये बचाएगा भाई, ये लेकर आएगा। वही टूटे फूटे, वही जर्नैलों के बच्चे
वही इलेक्टेबल लैंड लॉर्डों के बच्चे, जागीरदारों के, जो अंग्रेजों के जो छोड़ के गए हुए हैं, वही आएंगे, लूटेंगे, लंदन लेके जाएंगे। वजीर आजम, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने। नेशनल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है उसने को $4.2 बिलियन दिए हैं। वर्ल्ड बैंक कोई $2 बिलियन दे रहा है। यूरोपियन यूनियन 500 मिलियन यूरो दे रही है। यूएसएड 100 मिलियन यूरो। फ्रांस ने 345 मिलियन यूरो दिए हैं। और मज़े की बात यह है कि एक तरफ फ्रांस सबसे बड़ा डोनर है यूरोपियन यूनियन से। जर्मनी ने 88 मिलियन यूरो दिए है। देखें, फ्रांस ने 345, यूके ने कोई 9 मिलियन यूरो सिर्फ। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। जापान ने 77 मिलियन यूरो, चाइना ने 100 मिलियन यूरो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन दिया है। फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $1 बिलियन दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन दिया है। ख्याल है वहाँ पे किसी ने सवाल भी किया वज़ीर आज़म साहब से कि हमें तो यकीन ही नहीं है ये पैसा पहुँचेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो क्लिप है, इसमें वो ये बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को देखिए मजबूर कर दिया है कि वो दुनिया में मुल्क जाकर कटोरा या कशकोल जाए और लोगों से और ममालिक से भीख मांगे। हमने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये तो अलग बात है कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है भारत का पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाने में, या हमारे अपने अंदर के क्या हालात हैं, वो किस हद तक कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है पाकिस्तान की इस खस्ता हाली और बदहाली के। ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा। इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए, कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए, कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है। ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी, ये ईरान से मिल सकती है। सर, ईरान के साथ भी तल्लुकात सही नहीं, वो अलग बात है। तल्लुकात सही ना होना अलग बात है। तल्लुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इंडिया के साथ भी तो किए जा सकते हैं तल्लुकात सही, वो सही किए जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे। हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाएं। सर, ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। आपको कैसे समझ आती है? समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफ़ा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। सर, ये आपको किसने बताया? ये हम पढ़े लिखे आदमी, हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपनी बुक्स पढ़ते हैं। कौन सी बुक? कोई भी बुक्स हिस्ट्री की। 5 साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है, उधर हज़ारों बुक्स हैं। ये है कि दीन इस्लाम की जो रूह है ना वो हम लोग छोड़ चुके हुए हैं, बिल्कुल वो आ रही है। अब हम भाई रहते हैं, हमें हर चीज़, मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदता हूँ उसमें मुझे पता है ये 100% ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे कोई एतबार नहीं, कोई चीज़ मैं लेने जाऊँ मुझे उसमें मतलब डाउट ही है। से इंडियंस जो आपके आसपास के हों या आपने उनसे कभी बातचीत की हो या फिर एक दोस्ती लेवल होता है, उस तरह का कोई आपका इस तरह का वाकया रहा है? किस लिहाज से? ये कोई इंडियन से बातचीत वहाँ पे? ज़ाहिर बात है, यार दोस्त हैं, उनसे बात। क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें ईमानदारी, जस्टिस की बात करें तो ज़्यादा मुस्लिम्स में है या इंडियंस? उनमें ज़्यादा है ईमानदारी जो है ना, वो हम लोग मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी असल दीन की रूह है ना, उस पर अमल वो लोग कर रहे हैं और हम खाली हो चुके हैं। ये बात सीधी बात आपको बताता हूँ।